नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की तरफ से समस्या को रखा जाता था, आज उस समस्या पर फैसला लिया। मासिक पेंशन में 2 शर्तों को हटाया गया है। साथ ही किसी भी लाभार्थी मीडिया कर्मी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होने पर अब पेंशन समाप्त नहीं होगी और परिवार के एक सदस्य को ही था। अब एक परिवार के जितने भी लोग पत्रकार होंगे उन्हें पेंशन संभाला है। तब से किसानों के बीच जाने का काम किया है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं किसान की समस्या को समझता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को भी किसान संगठनों से बैठक हुई थी, उनके सुझाव को हमने माना है। इसके साथ ही 29 जुलाई तक मिलीमीटर ही बारिश हुई है, इससे किसानों का खर्च ज्यादा हो रहा है, उससे चलते उस पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसलों पर किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देंगे। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। उधर सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक 17 अगस्त को आयोजित होगी। सरकार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक कैबिनेट की अगस्त को दोपहर 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी हो गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यमुनानगर में ध्वजारोहण करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराएंगे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में, मंत्री कंवरपाल गुर्जर कैथल में, मंत्री मूलचंद शर्मा पानीपत में और मंत्री रणजीत चौटाला फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम टेलीविजन पर देख रहे हैं। जिस तरीके से जो है कार्यक्रम जारी हुआ है, उसमें नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में करेंगे, तो वहीं साथ ही साथ ज्ञानचंद गुप्ता जो है विधानसभा अध्यक्ष, ये पंचकुला में तिरंगा फहराएंगे। कंवरपाल गुर्जर कैबिनेट मंत्री कैथल में ध्वजारोहण करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम मूलचंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं और ये पानीपत में तिरंगा फहराएंगे। इस कड़ी में रणजीत सिंह चौटाला कैबिनेट मंत्री वो फतेहाबाद में जो है ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। इनेलो बीएस गठबंधन पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला बोले कि दोनों पार्टियों की वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं है, दोनों छोटी पार्टियां हैं, इनका वोट प्रतिशत कम आया है। हिसार में रणजीत चौटाला ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसी के चुनाव को लेकर कोई इफेक्ट नहीं करेगा।
और आज के दिन ही हरियाणा में कांग्रेस व बीजेपी में फाइट नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस लोगों से हिसाब मांग रही है। लोगों में कांग्रेस के प्रति निराशा है और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। सीएम मनोहर लाल के बाद में अब सरकार ने फैसले बदल दिए। इसमें कहा कि फैसले बदले नहीं जाते हैं, हर फैसले लोगों के अनुरूप किए जाते हैं। पिछले 18-20 साल से वही हमारा सिस्टम चल रहा है। लोगों का काम को होता है, आप देखते हैं कि 70-80% लोगों के काम हो जाते हैं। मोस्टली तो मेरे डिपार्टमेंट के ही ज्यादा है, पर बाकी दूसरों के आते हैं वो भी मैं करता हूँ, जिन प्रयास करता हूँ हो जाते हैं। बिजली के रेट में नहीं है, ये हम जरूर कर रहे हैं कि जो ढाणियों के लिए जो दे रहे हैं उसमें कुछ रिलीफ देंगे। अभी फाइल सीएम साहब से गई है, ऊपर क्लियर हो गया जाएगा तब उसके बाद करेंगे, अनाउंस करेंगे। ढाणी को मतलब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि उन्हें ठीक रेट पे बिजली ढाणियों वालों को कनेक्ट कर दिया जाए। उसमें जब तक ऑफिशियली फाइल नहीं आ जाती तब तक कहना ठीक नहीं होता, पर करते हैं। बाकी अब कल करिए कई चीजें 137 करोड़ का वो जमा हुआ है। इसके बाद वो सोलर पंप का जो दिया जा रहा है वो 1,80,000 से कम 2 मेगावाट वालों को कनेक्शन उसमें फ्री सही है। उसमें 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के 50,000 हम दे रहे हैं। तो कोई 1 लाख जो सोलर पैनल है जो छतों में लगेंगे वो लगा रहे हैं, तो इसी साल में करवा देंगे। आपने घोषणा की 110 करोड़ मकानों के सबसे हाँ वो पैसा मार्क हो गया, काम शुरू हो जाएगा जी। अभी सब सर्वे हो गया, काम शुरू हो जाएगा। बस मेरे ख्याल में 10-5 दिन में हो जाएगा जी। पैसा मार्क कर दिया, फाइनेंशियल निकल गया तो होते हैं। रंजीत सिंह जी, अभी पीछे आपने बिजली की सप्लाई, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि 10 साल में बीजेपी को भी बिजली का प्लांट नहीं लगा है, इसके कारण बिजली की सड़कें। देखिए ऐसा है कि एक तो मैं आपसे बताऊं, उन्हें ये अंदाजा नहीं, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा, सारी दुनिया सोलर पे शिफ्ट करती जा रही है। आपको भी जानकारी है, मुझे भी है। सोलर पे जो पावर पड़ती है वो कोई 3 रुपए के आसपास पड़ती है। ये जो थर्मल की पावर है ये आजकल कोई 5.5-6 रुपए पर यूनिट हमें उसका प्रोडक्शन रेट आता है। तो सोलर वाली सस्ती एकदम डबल रेट है। ये करके सारे आप देख रहे हैं ना, पहले प्लेटें नहीं होती। राजस्थान में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, सब जगह सोलर प्लेट लग गई, जमीनें सस्ती है। पंजाब हरियाणा महंगी है, इस करके थोड़ा कम है। पर इसके बाद जो है ना जी, ये हम फिर भी थर्मल लगा रहे हैं क्योंकि मांग बड़ी बढ़ती जा रही है। हर साल, पहले साल हमारी पिछले साल 12,000 मेगावाट हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन थी, अब के 14,000 तक चली गई। तो हर साल 1,000-2,000 मेगावाट बढ़िया बढ़ा रहे हैं। अभी इस साल हमने एक नया हमारा थर्मल जो लग रहा है 800 मेगावाट का, वो हमारा सैंक्शन हो गया, शुरू हो गया, काम भी उसका टेंडर भी अलॉट हो गए। एक नया प्रपोजल खेतर में जो अभी प्रपोज है, जिसमें अभी काम चलेगा। कुछ इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, एक प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ का होता है, तो उसके लिए बनाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्राइंग डिजाइनिंग तैयार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा लेना होता है, तो उस करके उसमें टाइम लगता है। जब 1600 मेगावाट हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इतना कि हमारा साल में 1,000 मेगावाट बढ़ता है, वो हम कर लेते हैं, बाकी बाजार से ले लेते हैं। पर अब भी बिजली की व्यवस्था हमारी सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कहीं भी शॉर्ट इन दिनों में मई, जून, जुलाई जो तेज हवाएं चलती है, बारिश आती है। अब बारिश आएगी जब दूर था तो एकदम पावर कट लगता है। हम छोटे से बच्चे देखते आ रहे हैं, कभी तेज हवा चल गई तो कारें आपस में टकरा के शॉर्ट लाओ इस करके बंद करते हैं। ये 2-3 महीने होते हैं जिसमें थर्मल आपका ये सब एसी ऑन हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे अपने जिले सर साहब बीजेपी सरकार में मंत्री रहे विक्रम सिंह यादव कोसली पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार के कामों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोसली विधानसभा में जितने विकास कार्य हुए हैं पूर्व की सरकारों की सोच से परे हैं और उसी आधार पर प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी, जिसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है, एक संगठनात्मक पार्टी है और हम इस भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जब भी चुनाव आता है उस समय ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और उसी तैयारी में मुझे पूर्ण भरोसा है। जिस प्रकार से देश के अंदर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी प्रकार हरियाणा में तीसरी बार। उधर हटेली विधानसभा में एडवोकेट नरेश यादव ने दर्जनों गांवों का दौरा कर बीजेपी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। वहीं एडवोकेट नरेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस पहले बाप बेटे का हिसाब करे और उसके बाद बीजेपी से हिसाब मांगे। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए बताया कि यह कोई पार्टी नहीं है, यह कंपनी चला रहे हैं और जहां भी यह लोग पहुंच रहे हैं लोग इनसे ही हिसाब मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा में सरकार चलाई है, पहले वह अपना हिसाब दें। विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई करने के बाद लगातार हो रहे विरोध पर एडवोकेट नरेश यादव ने बताया कि यह राजनीति से विरोध है और भावी युवकों में एक की पहचान दलवीर पुत्र रोशन लाल सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी का बेटा बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि चिकित्सकों के अनुसार घायलों का उपचार चल रहा है। मौके ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਆ, 5 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੱਢ के हादसा जी मैं तो अभी सुबह आया हूँ, हादसे का पता किया मैंने। तो रात को जब बारिश आई है, पहली बारिश है, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ जी। तो दूसरी बारिश में यहाँ पे कुछ तो शरणार्थी थे बारिश की वजह से, सभी दारू पीने वाले नहीं थे। ये साथ में आता है ये ठेका सामने इधर आता है जी। तो कुछ शरणार्थियों को चोट लगी है और उसमें 2 बंदे की डेथ हो गई जी। एक का नाम एक बलवीर सिंह है, रोशन सिपाही का लड़का, और दूसरा अणपछाता जी, उसकी भी पहचान नहीं आई जी। अभी एक तो रानिया के है जी, दूसरे को कोई नामालूम है जी। लेकिन ये जो जगह पर ये चल रहा है ना, ये धंधा ये बिल्कुल गलत है। ये ठेका जो उधर नूह से बजरंग दल के कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सामने आया है। पीड़ित कार्यकर्ता की पहचान मोहित प्रजापति के रूप में हुई है, जिसकी पिटाई से प्रजापत समाज में रोष है। मामले में प्रजापत समाज ने बैठक कर पिनगंवा थाने में शिकायत की है। पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बजरंग दल कार्यकर्ता मोहित प्रजापत नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मोहित प्रजापत की पिटाई के प्रजापत समाज में खासा रोष है। प्रजापत समाज के लोगों ने पिनगंवा कस्बे में बैठक करने के बाद पुलिस को पूरे मामले की लिखित शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज करने तथा गिरफ्तार करने की मांग की है। और ये कह के गए कि हमारी सरकार में पकड़ है और हमारा सबसे बड़े अधिकारी हैं, सरकार अफसर भी हमारे हैं। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो, तुम्हें और आगे भी इस तरह से देखेंगे। और कहते हैं कि सरकार भी हमारा कुछ नहीं कर सकती और सभी अफसर हमारे हैं, तू चाहे कहीं भी चला जा। और अपना रुतबा जमाना चाहते हैं हम गरीबों पर, और हमें यहाँ करना पड़े की वजह से। इसकी कुछ आपसी रंजिश हुई होगी पहले को। इसकी कुछ आपसी रंजिश बात पता चला है। तमाशा देखते रहे। करनाल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा पुलिस के एएसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एवज में एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर को कैंसिल करने के एवज में प्रमोद ने एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। इस मामले की शिकायत ब्यूरो को
की गई, जिसके बाद एएसआई को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया गया। इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वह माननीय श्री अमिताभ ढिल्लों, एडीजीपी एसीबी पंचकुला तथा माननीय श्रीमती स्मृति चौधरी जो हमारे एसपी हैं एसीबी करनाल के और उनके पास एसीबी अम्बाला का भी चार्ज है, के दिशा निर्देशों के अनुसार एसीबी करनाल में कल एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी गई और पुलिस विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ उसका जायज काम करने के एवज में रिश्वत मांगने बारे सूचना मिलने पर मेरे द्वारा इंस्पेक्टर सचिन और टीम गठित की गई। स्वतंत्र गवाह और छाया गवाह को साथ लिया गया और उनको नियुक्त करा के रेडिंग पार्टी तैयार करके शिकायतकर्ता से शिकायत लेकर रेड कार्रवाई अमल में लाई गई। फरीदाबाद से निकलने वाले दिल्ली बड़ौदा मुंबई लिंक एक्सप्रेस वे के सर्विस लाइन पर लगे लोहे के ग्रिल को तोड़कर जाने वाले अज्ञात शरारती तत्वों पर कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त ने एनएचएआई अधिकारी को आदेश दिया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि अगर ऐसे शरारती तत्वों के लोग जो ऐसी हरकत करते हैं उनकी जानकारी लोगों को भी देनी चाहिए, उन्हें पकड़वाने में पुलिस की भी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी सभी की है, इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को सजा जरूर मिलेगी। और जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव एनएचएआई द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम के लिए सेक्टर 2 स्थित दिल्ली बड़ौदा मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे के सर्विस लाइन के पास पहुंचे। साथ ही मैं लोगों से एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो देखने में आया है कि हाईवे अब जो नियर कंप्लीशन हो रहा है ये कि डेढ़ से 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा हाईवे खोल दिया जाएगा दिल्ली तक, कि आप 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ से। परंतु उधर हरियाणा की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज नारनौद के पुराने बस स्टैंड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च का नेतृत्व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी ने किया, तो वहीं एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि पेरिस ओलंपिक के कुश्ती मुकाबले के फाइनल में अयोग्य घोषित को लेकर भारतीय कुश्ती संघ और देश और हरियाणा प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता अजय चौधरी ने कहा कि हमारी बेटी विनेश फोगाट जो स्वर्ण पदक के लिए तैयार थी, उनके साथ जिस प्रकार से नाइंसाफी हुई है, उनको 100 ग्राम अधिक वेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया। समिति के सदस्यों का पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर इंद्री पंचायत समिति के सदस्यों ने चेयरपर्सन प्रतिनिधि के साथ मिलकर इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप को अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है। इसको लेकर पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि बलिंद्र ने कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के उन्होंने सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। समिति मेंबर का भी जो देखिए, ब्लॉक समिति के मेंबर चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं, जो हमारा इंद्री का ब्लॉक समिति है उसके सभी मेंबर चेयरमैन यहाँ पर हैं। तो इनकी कुछ मांगे हैं। सबसे बड़ी बात तो इनका हुनरियम की बात है, इनका हुनरियम बढ़ना चाहिए। एक इनकी शक्तियां जो है ये जैसे कह रहे हैं, इनकी शक्तियों में थोड़ा शक्तियां इनकी बढ़नी चाहिए। कुछ काम बांटते हैं सरकार ने, जिला परिषद क्या करेगी, ब्लॉक समिति क्या करेगी, विधायक ने क्या करना है। तो ये कहते हैं भी जैसे पहले काम होते थे, जो जरूरी काम है वो मतलब इस प्रकार की पावर हमारे को देनी चाहिए, ना कि निश्चित किया जाए मान लिया इन्होंने बनानी इन्हें गढ़ी है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से जो जनता के बीच में हमारी बात पहुंचेगी। हम सरकार से मांग प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर अधिकारी
पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। पूरा मामला गोहला चीका का है, जहां तहसीलदार गोहला के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। दरअसल वकील तहसीलदार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। साथ ही वकीलों ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वकीलों का कहना है कि तहसील कार्यालय में बिना भ्रष्टाचार के कोई कार्य नहीं होता है, जिसको लेकर वकीलों ने तहसीलदार के तबादले की मांग की है। का भी है उचित, तहसीलदार ने तो पूरा वो कर रखा है। यहाँ पे तहसीलदार अपने आप में बहुत बड़ा गुंडा समझता है। ये कहता है कि मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। जब स्टार्टिंग में ही लाल बत्ती लगा के आता है तहसील कम्प्लेक्स में, इसको कानून का पता नहीं है। लॉ ग्रेजुएट है ये। इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी हमारी वकील बार एसोसिएशन सारी धरने पे बैठी है। क्यों बैठी है ये? देखो, जो जिस बात को लेकर आज हमारा प्रोटेस्ट है वो भ्रष्टाचार को लेकर ही है। तहसील कॉम्प्लेक्स के अंदर चाहे वो आम पब्लिक है, चाहे वो वकील है या कोई और है, वो आता है तो उसका बिना पैसों में काम होता ही नहीं है बिल्कुल। आप चाहे उसमें किसी केस की डेट लगवाने चले तो उसमें भी यही है, तो रजिस्ट्री करवाने कितने साल की सर्विस में इस तरह की बात है। और उनके साथी बता रहे हैं उनको बीच से कि वो आ रहे हैं डायरेक्टली, और पब्लिक के भी डायरेक्टली कोई भी आए, हर किसी का काम होगा, बट किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में हम काम नहीं करेंगे। साफ तौर पर सर, अगर पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो तो बार ने एक रेजुलेशन पास किया है आपके खिलाफ, तो पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट अलग अलग नहीं है। ये तहसीलदार का मुद्दा और एसडीएम का मुद्दा काफी समय से जो है विवादों का केंद्र है। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, दूसरा प्रशासन की नाक के नीचे जो है वकील और जो है रेवेन्यू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।